गाइस तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन करेंगे। ये एक हमारे प्री बोर्ड के क्वेश्चन पेपर के ही एमसीक्यूज हैं। तो एक बच्चे ने हमें व्हाट्सएप पे सेंड किया था, तो उसी के ही ये हमारे पेपर के जो है एमसीक्यूज हमने लिए हैं। ओके, तो आज इनको करते हैं। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं और ये वही बेस्ड है हमने जो आपको बताए थे। ठीक है, जो भी हमने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाए थे उनकी जो बेसिक हमारी नॉलेज होती है उसी पर ही बेस्ड ये क्वेश्चन है। जैसे अभी इसमें फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राम बाय सम गुड्स बोथ ₹5,000 इन द सेम सिटी। सेम सिटी वाले को क्या कहते हैं? इंटर स्टेट या फिर इंट्रा स्टेट। तो इसे इंट्रा स्टेट कहते हैं। इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 18% देन द अमाउंट राम हैज टू पे, कितना पे करेगा वो? तो सिंपल है, आपको देखो, अगर वो क्या है हमारा इंट्रा स्टेट है, सेम सिटी है, तो उसमें क्या होता है हमारा जीएसटी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एसजीएसटी और सीजीएसटी में। ओके, तो 99% आप फाइंड कर लोगे। वैसे आप इसको, हमें तो एमसीक्यू करना है, हमें सॉल्यूशन तो दिखाना नहीं है। देखो सॉल्यूशन इसका किस तरीके से होगा। तो सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल कि आपको क्या करना है, इसमें क्या करना है 18% जीएसटी और ऐड करना है। तो आप कैसे कर सकते हो, या तो आप इसमें क्या कर सकते हो, इसका 18% निकालो पहले, फिर जो 18% वैल्यू आएगी वो इसमें ऐड कर दो, किसमें 5000 में। या फिर हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कैसे कि आप 100%, ये 100% वैल्यू है, अगर हम इसको 18% इंक्रीज कर दें तो इसमें 18% ऐड हो जाएगा। तो मतलब आप 100% में 18% इंक्रीज करोगे, मीन्स इसका 100% निकाल दो, 118%। तो ये डायरेक्ट आपका आंसर दे देगा आपको। 2 0 से 2 0, ठीक है, कैंसिल हो गए 2 0। 5 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा? 5 8 40 का 0, यहाँ पे 4 कैरी, 5 और 4 9, और यहाँ 5 और 1 0 इसका आ गया। तो आंसर आता हमारा 5900। ओके, तो ये है इसका फर्स्ट वाले का। अब सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन तो ये है हमारा x+4 एंड x-1 आर फैक्टर्स ऑफ दिस, देन फैक्टराइज द गिवन पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल को आपको फैक्टराइज करना है और ये कह रहा है कि x+4 एंड x-1 आर द फैक्टर ऑफ दिस, इसके फैक्टर है। देन फैक्टराइज ऑफ द फॉलोइंग, मींस इसका थर्ड फैक्टर क्या होगा ये आपको बताना है। आप कैसे फाइंड कर सकते हो इसका थर्ड फैक्टर? आप कैसे फाइंड कर सकते हो? देखो 2 फैक्टर दे रखे हैं, थर्ड फाइंड करने के लिए आप क्या कर सकते हो, या तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, उससे इसको डिवाइड कर लो। ओके, या फिर और क्या कर सकते हैं, और कुछ भी कर सकते हैं इसमें। देखो इस क्वेश्चन को तो करने की जरूरत भी नहीं है। कैसे? देखो 2 फैक्टर दे रखे हैं, x+4 और x-1, तो ये तो फैक्टर में आएंगे, x+4 और x-1। कहीं है x+4 और x-1? सिर्फ इसमें है x+4 और x-1, x+4 x-1 इसमें है। तो ये थर्ड वाला होगा ना, यही इसका मतलब, ये फर्स्ट वाला यही इसका आंसर होगा, क्योंकि 2 फैक्टर तो ये पहले से है, एक थर्ड हो रहेगा। क्योंकि देखो अगर क्यूबिक पोलिनोमियल है, जितनी भी डिग्री का पोलिनोमियल होता है, जितनी भी उसमें हाईएस्ट पावर होती है, उतने ही उसके क्या निकलते हैं, उतने ही उसके क्या आते हैं, फैक्टर्स आते हैं। तो इसके 3 फैक्टर्स आएंगे। 2 इसने ऑलरेडी गिवन किया है। थर्ड वाला फाइंड करने के लिए या तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर इससे डिवाइड करो, थर्ड वाला फैक्टर आएगा जो इसका क्वेश्चन बचेगा। लेकिन आप इसमें अगर आप ऑप्शन को देख रहे हो, देखो x+4 x-1, सिर्फ इसी में ही है x+4 x-1, बचा ये थर्ड वाला फैक्टर, मतलब थर्ड वाला। तो इसका मतलब ये दोनों जिसमें आ रहे हैं हमारे, वही इसका आंसर होगा। क्योंकि आप इसको चेक करके देख सकते हो कि 2x+3 क्या होगा, इसमें इसका फैक्टर होगा। जैसे 2x+3 आप चेक भी कर सकते हो, चेक करने की जरूरत भी नहीं है यहाँ पर। तो आपको अगर आपको ऑप्शन मिल रहे हैं ना, चेक करने की जरूरत भी नहीं है, ये इसका आंसर आएगा। आप कर भी सकते हो अगर आपको चेक करना है, या तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, या तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो और फिर इससे डिवाइड कर देना इसको। ठीक है, कैसे कि आप या फिर आप डायरेक्ट इन दोनों में से किसी एक को डिवाइड, इन दोनों में से किसी एक से डिवाइड कर दो इसको, ऐसे भी कर सकते हो आप। ठीक है, या फिर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आएगा x², x को करेंगे माइनस का x, यहाँ पर आएगा प्लस का 4x और ये माइनस का 4, इसको करेंगे हम x², माइनस प्लस हो जाएगा हमारा प्लस, प्लस का 3x और -4। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप ऑप्शन को देखना सबसे पहले। ओके, इसको करने की जो हम टाइम यहाँ पर लगा रहे हैं ना, टाइम लगाना भी नहीं है आपको, ये वाला, ये आपका एक टाइप से टाइम सेव होगा अगर आप इसको ऑप्शन को देखोगे पहले। तो आप एमसीक्यूज जब भी आए ना, तो पहले एमसीक्यूज को जरूर देखना कि एमसीक्यू से कुछ हिंट मिल रहा है नहीं। जैसे इस क्वेश्चन में एमसीक्यू से बिल्कुल साफ साफ हिंट मिल रहा है हमें। अब आप इसे डिवाइड करते तो इसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते 2x की, तो यहाँ पर आता 2x क्यूब, और फिर यहाँ पर करते हैं तो 2 3 6x² आता, यहाँ माइनस ये कैंसिल, ये प्लस माइनस 3x² आता है, प्लस 3x, ऊपर से x आता और -12। सॉरी, इसमें अभी क्या रह गया, -4 तो रह गया। तो इसमें 2x की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, माइनस का 8x हो रहेगा। तो ये तो आएगा 3x² प्लस का, और ये आएगा प्लस माइनस का कितना, 7x -12। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम किसकी, 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 3x, ये हो रहा है हमारा 3x², और फिर यहाँ पर क्या आ रहा है 3 3 9। अब देखो 3 3 9 आ रहा है, इसका मतलब देखो ये माइनस का साइन था, प्लस साइन तो हमने लगाया नहीं, साइन चेंज करते हैं ना, तो इसका मीन्स यहाँ पर प्लस का 9 आता।
क्योंकि अभी इसको पूरा परफेक्ट कैंसिल करेगा अगर ये इसका फैक्टर है तो यहाँ पर आएगा हमारा 3 से 9x, यहाँ पर भी प्लस का 9x आ रहा है और यहाँ पर भी 9x और यहाँ माइनस का 12। ठीक है, अब ठीक है कि ये कंप्लीट कैंसिल हो रहा है, यहाँ जीरो आएगा तो ये जो बचा हमारा क्वेश्चन ये इसका थर्ड फैक्टर होगा, इसका मीन्स ये आपका आंसर है। सिंपल है बिल्कुल। ओके, तो ये एमसीक्यूज क्वेश्चन है। आपको एमसीक्यूज क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। एक तो आपको की मीनिंग समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। ओके, और एमसीक्यूज सिंपल ही आते हैं हमेशा। अगर वो एक ही नंबर का एमसीक्यू है तो उसमें इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं देगा कि आपको सॉल्यूशन करना पड़ेगा पूरे पेज का, नहीं। वो तो क्वेश्चन ऐसा होगा कि आप देखते ही उसे कर दें, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ हिंट मिलेगा आपको, जैसे इस टाइप का है। तो इसके लिए हमने क्लास 10th के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मार्क किए हैं। क्लास 10th का एग्जाम मटेरियल चल रहा है हमारा। हमने फॉर्मूलेस के साथ, देखो ये सारे जो हमने फॉर्मूले वाली बुक कराई थी ना, फॉर्मूले वाली बुक के ही क्वेश्चन है ये, ठीक है। जो फॉर्मूला बुक में हमने कॉन्सेप्ट बताया था उसी पर ही क्वेश्चन है हमारे। आप उसको देख लें एक बार, उसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फॉर्मूला बुक की पीडीएफ डाउनलोड कर लें, उससे रिवाइज करते रहें फॉर्मूले वगैरह को। आप एग्जाम टाइम पे उन फॉर्मूलाज को देख के जाएं वीडियोस के साथ, तो आपको काफी हेल्प मिलेगी। ओके, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं। अब हम इसमें देखेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन ये गिवन किया है। देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन गिवन किए हैं इसमें, और ऐसे ही आते हैं क्वेश्चन, ज्यादा टफ नहीं आते हैं कि आपको सारे क्वेश्चन टफ मिलेंगे, नहीं। 80% पेपर बिल्कुल इजी होता है। आप अगर आपने बेसिक भी किया है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं किए ना बुक के भी, बुक के सारे टफ क्वेश्चन हटा दो, सिर्फ बेसिक पढ़ लो ना, तब भी आप 80% आसानी से स्कोर कर सकते हो। बस आपको ध्यान रखना है किस चीज का, कि कॉन्सेप्ट विद आप कैलकुलेशन कैसे करते हो, उसे कैलकुलेट करते हो। बच्चे मोस्टली बच्चों की प्रॉब्लम ये होती है कि आप वो उनको कैलकुलेट नहीं करते, उनको सोल्यूशन नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं करते क्वेश्चंस की पहले। तो आपको बेसिक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। जो भी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बनाई है ना, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखो। ओके, एग्जाम मटेरियल वाले लिंक पर ही आपको जब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे उसमें मिल जाएगा। उन क्वेश्चंस को जरूर करना है आपको। अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग से कर रहे हो ना, अगर आपने अब तक भी नहीं किया कुछ भी, तो आप अभी भी पास हो सकते हो आसानी से। ओके, 60% अबव ला सकते हो अगर आपने वो क्वेश्चंस किए हैं बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ, अगर आपने सीख लिए हैं वो। ठीक है, सिर्फ रटना नहीं है। करने का मतलब ये नहीं कि आपने देखे और कर लिए, देख के नहीं, समझ कर करने हैं। ओके, तो अब हम बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन मैट्रिक्स वाला चैप्टर जो हमारा मैट्रिक्स उसमें से आया है हमारा, 9 चैप्टर है हमारा, और इनके कंप्लीट सॉल्यूशन भी हमने प्रोवाइड कर रखे हैं आपको। मोस्टली बच्चे देख चुके हैं हमारे, जो कंप्लीट है, जो इनके कंप्लीट चैप्टर है हमारे, उसमें हमने ईच एंड एवरी सॉल्यूशन कराया है। कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं मिलेगा, हर एक क्वेश्चन के आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया गया है। तो अब ये हमारा, इसमें आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपल सी बात है, अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है आपस में तो उनके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट इक्वल होंगे। इसका A11 इसके A11 के, इसका A21 है, ठीक है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो इसका A21 के इक्वल होगा। मीन्स बस आप क्या कर दोगे सॉल्यूशन के लिए, क्या करेंगे हम इसका 5x + 3। अब देखो जैसा हम इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, अभी हम इसकी क्या कर लेते हैं, पीडीएफ आपको दे देंगे। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना और अपने आप से इनको करने की कोशिश करना। ओके, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, उसमें से आपको अपने आप करने हैं, जिसमें आपको ब्लैंक मिल जाएगा। इसका ब्लैंक वाला पोर्शन मिल जाएगा जिसमें आपको ब्लैंक मिलेंगे। तो आपको ये अपने आप से अटेम्प्ट करके देखने हैं कि आप खुद से अटेम्प्ट कर पा रहे हो या फिर नहीं। ओके, तो इसकी जो पीडीएफ है, ब्लैंक पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आप उनके सॉल्यूशन अपने आप करके देखना है। जब आप इनको देख लोगे ना एक बार, तो फिर अपने आप सॉल्यूशन करके देखना है इनके कि आप कर पा रहे हो या नहीं। क्योंकि आप जब देखते हो ना तब आपको सब कुछ इजी लगता है, लेकिन जब आप अपने आप करते हो ना तभी आपसे वो नहीं होते हैं। तो आपको समझ लेना है कि आपको अभी प्रॉब्लम है, आपको प्रैक्टिस की अभी और जरूरत है। ओके, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसके इक्वल एंड इस वाली इक्वेशन को इसके, मतलब यहाँ पर 2 इक्वेशंस हो रही हैं। देखो जब कभी भी 2 वेरिएबल्स होंगे ना, 2 अननोन्स होंगे, जैसे यहाँ x y है, कोई भी 2 अननोन्स है, तो 2 ही इक्वेशंस बनेंगे। और 2 इक्वेशंस को हम कैसे सोल्व करते हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन वाले, जिसमें हम इक्वेटिंग कोफिशिएंट या सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं। अब यहाँ पर आप x या y को सेम कर सकते हो, या फिर आप y की वैल्यू यहाँ से फाइंड करो, इसमें पुट कर दो, कुछ भी कर सकते हो। आप क्या कर लो, इसमें 2 की मल्टीप्लाई, 2 की या 3 की, क्योंकि हम इसको सेम बना रहे हैं। क्योंकि देखो अगर आप x को सेम करोगे तो 2 की इसमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 5 की इसमें, तो हम क्या करेंगे 3 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम क्या करते हैं, इसमें 3 की मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसमें 3 की मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, ये अगर हम 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 2 6x या 3y या 3 7 21। अब इसको देखें, अगर हम 5x + 3y और यहाँ पर 12। ओके, यहाँ माइनस और ये माइनस, ये और सॉरी देखो, अब इसके साथ माइनस है, इसके साथ प्लस है। अब आपको ये साइन चेंज करने की कोई नीड ही नहीं है, यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है आपको
साइन चेंज करने की। आप क्या करोगे, सिंपली इन दोनों इक्वेशन को करेंगे ऐड, क्योंकि देखो हमेशा हम साइन चेंज नहीं करते हैं। कब साइन चेंज करते हैं, जब हमें अपोजिट ऑल्टरनेट साइन चाहिए कि एक के साथ प्लस एक के साथ माइनस। जब जो वैल्यू हमने इक्वल की है और उसके पास ऑलरेडी ऑल्टरनेट साइन है, एक के साथ प्लस एक के साथ माइनस, तो फिर हम दोनों इक्वेशन करते हैं ऐड, और तब साइन चेंज नहीं होती है। ओके, तो मोस्टली बच्चों को ये बातें पता होगी, लेकिन जिसको नहीं पता वो ध्यान दें इस चीज़ पर कि हम साइन चेंज कब करते हैं और कब नहीं। तो यहाँ पर हमारा 11x और इन दोनों को करेंगे हम, कितना आ जाएगा ये 33। x की वैल्यू कितनी आ रही है, x की वैल्यू 3, देखो इसमें भी 3 इसमें भी 3, इसका मीन्स ए या सी में से कोई एक ऑप्शन है। y की वैल्यू और कैलकुलेट कर लो, y की वैल्यू आप इस वाली इक्वेशन से कर लेते हैं सेकंड से, क्योंकि ये सिंपल है। तो यहाँ पर 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 7 है। x के प्लेस पर अगर हम रखते हैं यहाँ पर 3, तो यहाँ माइनस वाई इक्वल्स टू 7, फिर यह माइनस वाई और यहाँ पर ये 7 और ये 3 2 6, 6 इधर आकर माइनस का 6, तो ये माइनस का वाई किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस का वाई हो जाएगा माइनस +1 के इक्वल, +1 होगा ना 7 माइनस 6, तो वाई की वैल्यू हो जाएगी -1। ओके, एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू -1, इसका मीन्स इसका ऑप्शन क्या है हमारा, थर्ड का है सी पार्ट। ओके, अब हम चलते हैं फोर्थ वाले पर। फोर्थ वाले में क्या कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ ए कोन ऑफ ए हाइट, ये कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ द कोन ऑफ ए हाइट। अब आपको क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन को आप समझ पा रहे हो नहीं ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्वेश्चन ही नहीं समझ पाए तो आप जरूर उसको गलत करोगे, रॉन्ग करोगे उसमें। तो आप क्वेश्चंस को समझना सीखो आप, और वो आएगा कैसे, जब आप क्वेश्चंस को करोगे, अपने आप से पढ़ना सीखोगे। ओके, आप कोई भी नया क्वेश्चन देखते हो तो तुरंत उसका सॉल्यूशन ना देखें, आप पहले उसे देखें कि आप उसे समझ पा रहे हो या नहीं। तो देखेंगे यहाँ द वॉल्यूम ऑफ ए कोन ऑफ ए हाइट 20 सेंटीमीटर एंड द बेस डायमीटर 12 सेंटीमीटर इज, ठीक है, इस तरीके से ये कह रहा है कि अब देखो आपको गिवन क्या है, गिवन क्या है उसी पर ही आपका सॉल्यूशन डिपेंड करेगा। कैसे कि देखो यहाँ पर वॉल्यूम फाइंड करनी है क्या इसमें, और इसने गिवन क्या किया है, देखो द वॉल्यूम ऑफ ए कोन ऑफ ए हाइट दिस एंड बेस डायमीटर दिस इज, तो इसने वॉल्यूम पूछा है। तो आप इसकी लैंग्वेज समझे, तो वॉल्यूम इसने फाइंड करने के लिए कहा, इसकी हाइट गिवन की है, क्योंकि ये तो वॉल्यूम हो ही नहीं सकती, क्योंकि इस पर सेंटीमीटर क्यूब है ही नहीं, जिस पर सेंटीमीटर क्यूब इस पर क्यूब लगा होता है वही तो वॉल्यूम होती है। तो ये हाइट और ये इसका डायमीटर। ओके, डायमीटर है 12 सेंटीमीटर, डायमीटर 12 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। अब आपको इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है बताओ, फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई r स्क्वायर h। इसके ऊपर भी हमने कंप्लीट वीडियो बनाई है इन मेंसुरेशन वाले फॉर्मूला के ऊपर ही, कि फॉर्मूला कैसे याद करें। फॉर्मूला अगर आपने लर्न कर लिया ना, तो आपका 50% काम खत्म हो गया, किसमें, मेंसुरेशन वाले पार्ट में। अगर आपने फॉर्मूला समझ लिया कि आप फॉर्मूला कैसे याद रखोगे, उसके लिए हमने जो वीडियो बनाई ना उसमें फॉर्मूला पर ही बात की है कि आप फॉर्मूला का कैसे फॉर्मेशन होता है और कैसे याद रख सकते हैं उसे। ओके, ऐसे ही अगर आप याद रखोगे ना तो हमेशा भूल जाओगे, लेकिन अगर आपने वो वीडियो देखी उसके बाद आप इन फॉर्मूला को नहीं भूल पाओगे कभी भी, अगर आपने उनको एक बार अच्छे से समझ लिया है। तो इसीलिए देखो फॉर्मूला डायरेक्ट रटना क्या है, बहुत इजी है, और भूलना भी बहुत आसान है। आप रट लोगे कुछ दिन बाद फिर भूल जाओगे आप, क्योंकि आपने उसका कॉन्सेप्ट नहीं किया कि भाई कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग फॉर्मूला कहता क्या है। आपको फॉर्मूला कॉन्सेप्ट के साथ सीखना है, तब आपको वो याद रहेगा। तो 1/3 पाई r स्क्वायर h। ओके, ये होता है क्योंकि सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई r स्क्वायर h, और वॉल्यूम कौन का वॉल्यूम उसके 1/3 होता है। तो इससे अगर हम रखें 1/3 पाई, r की वैल्यू क्या लेंगे 6, इसका स्क्वायर, और h की वैल्यू लेंगे 20। अब देखो पाई के टर्म में ही आंसर दिया है, तो पाई की वैल्यू रखनी ही नहीं है आपको, इसको ऐसे ही रहने देना है, पाई/3, और यहाँ पर 6 × 6 और × 20। अब एक इंटू वाले जो सभी पार्ट है ना ये ऊपर की तरफ है। ओके, 3 2 6। अब देखेंगे हम इनको, मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है, 12 12 2 24, तो 240 पाई आ रहा है इसका आंसर, सिंपल। ओके, तो इस टाइप से है ये क्वेश्चन। देखो कितने सिंपल क्वेश्चन है नहीं, सिंपल बिल्कुल। अब ये हो गया हमारा फोर्थ पार्ट। अब इसका देखो फिफ्थ पार्ट देखते हैं। तो इसका फिफ्थ पार्ट है हमारे पास, ये है, इसमें फिफ्थ पार्ट है, ये रहा। ओके, तो फिफ्थ पार्ट देखेंगे इसका कि ये है हमारा द थर्ड प्रपोर्शन टू 12 इज। ओके, तो जहां से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करेंगे वहां पर हमारी फॉर्मूला बुक की भी पीडीएफ मिल जाएगी आपको, उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर हमारा थर्ड प्रपोर्शन, उसके लिए हमने 20 रुपीज की छोटी सी फीस रखी है, जिसे आप पे करके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। आप उसमें आप अपना मोबाइल नंबर और करेक्ट ईमेल आईडी ही प्रोवाइड करनी है, जिससे कि वो पीडीएफ जो है आपकी मेल आईडी पर सेंड कर दी जाए। अगर आपने इनकरेक्ट मेल आईडी डाली तो फिर आपकी पीडीएफ नहीं पहुंच पाएगी, आप परेशान होगे। ओके, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, थर्ड प्रपोर्शन टू 9 एंड 12 इज।
ओके। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है उस पर व्हाट्सएप करके आप अपनी क्वेरी भी सोल्व कर सकते हो। ओके, डाउनलोड से रिलेटेड। ओके, पीडीएफ अगर आपने पे कर दिया है पेमेंट तो आपके पास पीडीएफ आई है नहीं है उसका, उससे रिलेटेड। ओके, तो क्योंकि वो रिकॉर्ड आ जाता है हमारे पास कि किसने परचेज किया, उसकी मेल आईडी और फ़ोन नंबर, तो हमें पता चल जाएगा किसने पे किया है और उसको प्रॉब्लम आई है। तो अब यहाँ पर आएगा द थर्ड प्रपोर्शन टू 9 and 12 इज। तो द थर्ड प्रपोर्शन टू 9 and 12 इज, इसका थर्ड प्रपोर्शन, ये रेशियो प्रपोर्शन का है। देखो मीन प्रपोर्शन, फोर्थ प्रपोर्शन, थर्ड प्रपोर्शन, इसमें क्या होता है हमारा, देखो जैसे ये कह रहा है कि इसका थर्ड प्रपोर्शन बताना है, तो थर्ड प्रपोर्शन के लिए हम इसका थर्ड प्रपोर्शन ऐड कर लेंगे x। अब अगर ये प्रपोर्शन में तो 4 वैल्यू होनी चाहिए, 4 नहीं है तो हम क्या करते हैं, इन 4 वैल्यू नहीं देना, हम क्या करते हैं इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो इक्वल लेते हैं। तो 9/12 का रेशियो किसके इक्वल लेंगे, 12/x के। ओके, इन दोनों का रेशियो 9/12 और इन दोनों का रेशियो 12/x, इस टाइप से लेते हैं। अब हमें अगर इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x को इधर लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा 9x, 12 को इधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा 12 × 12। अब इस 9 को इधर लेके आएंगे तो 12 × 12/9। आप सोच रहे हो इन दोनों को मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, इसलिए नहीं किया क्योंकि फिर कैंसिल होंगे दोबारा से। तो आपको जो कैलकुलेशन करनी है ना वो भी आपको बिल्कुल लास्ट में करनी है, जहां पे हमें फाइनल आंसर चाहिए। ओके, यहाँ पर इससे क्या होगा, इससे होगा क्या कि आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी और आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। जैसे 3 × 3 = 9 और 3 × 4 = ऐसे 3 × 4 = 4 × 4 = 16, x की वैल्यू आ रही है 16 है आंसर, यस 16 है, तो ये हमारा आंसर हो गया 5th का, सिंपल बिल्कुल। ऐसे ही अब देखेंगे 6th, और देखो ये जो क्वेश्चन है ना बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेस्ड है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेस्ड है। अगर आपने कॉन्सेप्ट सीखा ना इनका तो आप इनको सभी को कर लोगे। तो इसके लिए हमने देखो क्या कर रखा है, जो रिवीजन बुक और जो फॉर्मूला बुक बताइए ना, फॉर्मूला बुक वाली वीडियो देखिए आप, उसमें सभी कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे। फिर उसके जो बेसिक क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए उनको कर लें आप। अगर आपने इतना भी कर लिया ना तो बस आपके लिए वो सफिशियंट है। अगर आपने अभी तक भी कुछ नहीं किया है, अगर आपने अभी तक भी कुछ नहीं किया है तब भी आप पास हो जाओगे इजिली। ओके, बस आप उन दोनों वीडियोस को अच्छे से कर लें, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताएं वो कर लें बस। The slope of the line perpendicular to the line 3x = 4y + 11 is। तो आपको कह रहा है कि the slope of the line perpendicular to the line, उस लाइन का स्लोप बताना जो इस लाइन पर परपेंडिकुलर है। अब देखो अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप में क्या रिलेशन होता है कि अगर इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है, तो इनके स्लोप में क्या रिलेशन होता है, इनका स्लोप में रिलेशन होता है कि m1 × m2 किसके इक्वल होता है, -1 के। या फिर अगर हमने इस वाली लाइन का स्लोप हमें फाइंड करना है, इसका हमें दे रखा है, तो m1 = क्या हो जाएगा, -1/m2 भी हो जाएगा क्योंकि m2 इधर आ जाएगा। तो ये रिलेशन दोनों सेम ही है। ओके, ये दोनों सेम ही बातें हैं, लेकिन इसके लिए हमें एक क्या चाहिए, हमें स्लोप चाहिए। तो देखो ये लाइन गिवन है, जैसे मान लेते हैं ये वाली लाइन है, इस लाइन का हमें स्लोप गिवन है और लाइन की इक्वेशन गिवन है, तो क्या आप इससे स्लोप फाइंड कर सकते हैं? बताओ लाइन से स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, बताया था। इसे क्या करते हैं हम, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या कहती है कि इसे कन्वर्ट करो y = mx + c में। मीन्स कि आप क्या कर लो, y को अकेला कर लो, यहाँ पर आप क्या कर लो, y को अकेला कर लो। चलो इसे इधर सोल्व कर लेते हैं, y को अकेला कर लो इसमें और सारी वैल्यू दूसरी तरफ सेंड कर दो। इसको इधर भेजेंगे 11x, इधर आकर माइनस का हो जाएगा, इधर बचेगा 4y, 4 इधर क्या कर लेंगे हम, इधर डिवाइड में लेके आएंगे। ओके, इधर y। अब m की वैल्यू क्या होगी, जो x का कोफिशिएंट है देखो, लेकिन डिवाइड में 4 है तो हम इसको क्या करते हैं, सेपरेट डिवाइड करते हैं। तो ये हमने बताया था आपको कि आप लाइन की इक्वेशन से स्लोप कैसे फाइंड करते हैं। तो जो x का कोफिशिएंट अब बचा है ना, यही हमारा स्लोप होगा, क्योंकि इस लाइन को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, y = 3x - 11/4। तो ये y = mx + c है अगर, तो ये m की वैल्यू क्या है, जो x का कोफिशिएंट है, तो मीन्स x का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, 3/4। तो हम क्या देंगे कि इसकी m2 की वैल्यू क्या आ रही है, 3/4। तो आप m2 के प्लेस पर अगर क्या रखते हो, 3/4 रखते हैं, ये 4 जाएगा ऊपर, ये 4 जाएगा ऊपर, तो ये माइनस का 4/3 हो जाएगा। तो -4/3 इसमें से कौन सा आंसर है, ये है, तो ये इसका आंसर हो गया, सिंपल। अगर ये दोनों पैरेलल लाइन होती तो जो इसका आंसर आता, मतलब जो इस लाइन का स्लोप निकलता हमारा, यही दूसरी लाइन का भी स्लोप होता है, क्योंकि पैरेलल लाइन में स्लोप क्या होते हैं, इक्वल। इस वाले का स्लोप m1, इस वाले का स्लोप m2, तो वो क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे अगर ये पैरेलल लाइन है। अगर ये परपेंडिकुलर है तो इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। ओके, आप देखो इन दोनों का प्रोडक्ट करके भी देख लो कि m1 की वैल्यू हमारी -4/3 और m2 की वैल्यू अगर हमने फाइंड की थी 3/4, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा होगा, -1 आ रहा होगा। ये आ रहा देखो, -1 माइनस बच रहा है ना, -1 बचा बस, ये है इसमें सिस्टम। अब हम करेंगे 7th में। देखो कह रहा है कि सॉल्यूशन सेट, चैप्टर नंबर 4 इन इक्वेशन वाला जो चैप्टर है हमारा,
उसी का ये क्वेश्चन भी कह रहा है कि सॉल्यूशन सेट बताना है आपको इस इनइक्वालिटी का। इसमें दे रखा है आपको क्या, इसमें दिया है हमें, गिवन है 2x माइनस 5 लेस देन इक्वल्स टू क्या है हमारा 5x प्लस 4। 5x प्लस 4 लेस देन इक्वल्स टू क्या है 2x माइनस 5 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू है 2x माइनस 5 एंड लेस देन हमारा 11 से। और अगर x रियल नंबर से बिलोंग करता है तो आपको इसमें से बताना कौन सॉल्यूशन सेट होगा। अब अगर वो इंटीजर से करता है या फिर नेचुरल नंबर से करता है तब उसके आंसर कुछ और आते हैं, तो हम देखेंगे सभी केसेस के बारे में बात करेंगे इसमें हम। पहले हम सोल्व करते हैं इसे। कैसे सोल्व कर सकते हो आप, देखो या तो आप कोई भी 2 वैल्यूज को एक साथ करके कर लो या फिर इसे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आपने दोनों को अलग अलग लेके किया, कैसे, 2x माइनस 5 लेस देन 5x प्लस 4। ओके, तो इन दोनों को सोल्व करने के लिए 5x को उठाकर इधर लेके आएंगे, 5x इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस का 5x, अभी माइनस का 4 इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस का 4। अब देखो वैल्यू प्लस से माइनस, माइनस से प्लस में जाएगी, कभी भी इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता। इनइक्वालिटी का साइन कब चेंज होता है, देखो 2x माइनस 5x माइनस का 3x आएगा क्योंकि माइनस का 5x ग्रेटर है, लेस देन आ रहा है 9। इनइक्वालिटी कब साइन चेंज होता है, जब कोई भी माइनस की वैल्यू मल्टीप्लाई से डिवाइड में, डिवाइड से मल्टीप्लाई में जा रही है। जैसा अब ये जा रही है x के साथ, ये क्या रखती है रिलेशन मल्टीप्लाई का, तो ये जाएगी डिवाइड में। और जब ये माइनस का 3 डिवाइड में जाएगा ना यहाँ पर इधर, तो ये इनइक्वालिटी का साइन हो जाएगा चेंज। ये हमने बताया था आपको। तो इसके लिए आप कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देखें, उसमें फॉर्मूला बुक वाली, वो आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल अच्छे तरीके से। यहाँ कर लेंगे हम ग्रेटर देन इक्वल्स टू, और यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा माइनस का 3 से 9। तो ये है x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3। x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3 आ रही है, जैसे यहाँ पे भी, इसमें भी आ रही है, इसमें भी आ रही है। अब हम निकालेंगे दूसरी इनइक्वालिटी, जैसे इन दोनों का यूज करके, कि 5x प्लस 4 लेस देन 11। अब क्या करेंगे हम, 5x 4 इधर उठा कर लेके आएंगे, तो 11 माइनस 4 या फिर 5x लेस देन, ये कितना हो जाएगा 7। x की वैल्यू क्या आ रही है हमारी 5। देखो अगर प्लस का है, अगर ये इधर जाएगा तो अब इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। अगर ये माइनस का होता ना तब जाता है, तब इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, अब नहीं होगी। इसको कर रहे हो आ रहा है 1.4, 5 1 5, 2 बचेगा 5.4, मतलब 1.4 आ गया। ओके, अगर ये रियल नंबर है तब तो इसका सॉल्यूशन सेट ये है। ओके, इंटीजर में तो सॉल्यूशन सेट ये कभी आएगा नहीं, क्योंकि इंटीजर वैल्यू तो ऐसे लिखी जाती हैं। अगर वो कहता है कि इंटीजर है, ठीक है, अगर वो कहता है इंटीजर है तो इंटीजर में हम ये वाली वैल्यू लेते हैं, इनके बीच वाली। जैसे इसमें 3 काउंट किया जाएगा, माइनस का 3 है तो -3 -2 -1 और 1 भी काउंट किया जाता, तो ये इसका इंटीजर वाला केस होता। अगर ये इंटीजर कहता तो ये आंसर होता, रियल नंबर कह रहा है तो ये आंसर होगा। ओके, तो ये है इसमें सिंपल हमारा 7। अब इसके और क्वेश्चंस देखते हैं। इसमें 15 क्वेश्चन है टोटल हमारे, उन सभी को हम करेंगे इसमें। अब देखो जैसे कह रहा है कि फॉर विच वैल्यू ऑफ p द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज अ रिपीटेड रूट्स। अब देखो बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हो गए, ये रिपीटेड रूट वाला क्या केस है। हमने तो इक्वल रूट्स पढ़े हैं, डिस्टिंक्ट रूट पढ़े हैं, ये इक्वल रूट वाला क्या केस है, रिपीटेड रूट वाला क्या केस है। अरे रिपीटेड का मतलब क्या है कि वही वैल्यू दोबारा रिपीट हो रही है, मतलब इक्वल है। कि अगर एक x की वैल्यू 3 आ रही है, दूसरी x की वैल्यू भी 3 आ रही है, मीन्स रूट इक्वल है। इक्वल रूट वाला ही केस है, ये डरना नहीं है। तो कब इक्वल रूट वाले केस में क्या होता है, b² - 4ac की वैल्यू किसके इक्वल, 0 के इक्वल। b² - 4ac की वैल्यू किसके इक्वल रखेंगे, यहाँ पर हम 0 के इक्वल रखेंगे, और यहाँ पर abc की वैल्यू कंपेयर करते हैं इसमें से। तो अगर ये इक्वेशन है हमारे पास px² - 4x + 3 = 0, इसमें से abc की वैल्यू बताओ क्या। x² का जो कोफिशिएंट है वो है a की वैल्यू, x का जो कोफिशिएंट है वो क्या है हमारी b की वैल्यू, और जो बच गई हमारी कांस्टेंट वैल्यू से क्या कहते हैं हम c की वैल्यू। क्यों, क्योंकि हम इससे स्टैंडर्ड जो इसकी इक्वेशन होती है ax² + bx + c = 0 से कंपेयर करते हैं। तो x² के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा वो a की वैल्यू, यहाँ पर x² के साथ p है तो p, x के साथ -4 है तो -4, बची हुई वैल्यू जो कांस्टेंट है इसके साथ कोई x y नहीं है, वो यहाँ पर क्या हो गया 3 हो गई, क्या c की वैल्यू। अब यहाँ पर वैल्यू रख दो सिंपल, b की वैल्यू -4, यहाँ पर रखा हमने -4, इसका किया स्क्वायर -4, a की वैल्यू रखी हमने p एंड c की वैल्यू रखी हमने 3 एंड इक्वल्स टू ये हो गया 0। यहाँ पर किया हमने 16, यहाँ पर आ गया 4 3 = 12। अब देखो माइनस का 16 आएगा, प्लस का 16 आएगा, क्योंकि इस पर है स्क्वायर, क्योंकि -4 × -4 आएगा प्लस का 16 इक्वल्स टू 0। ओके, अब माइनस का 12p इक्वल्स टू क्या है 16 इधर आकर माइनस का 16, माइनस से माइनस कैंसिल, और p की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16/12।
ओके 16/12 आएगी, कैंसिल कर रहे हैं, कितना आ रहा है, आप 4 से कैंसिल कर सकते हैं, 4 4 जा 2 से भी कर सकते हैं, 4 4 जा 4 3 जा 4/3 कोई है इसमें से, यस 4/3 है डी वाला, तो डी वाला मतलब डी वाला ही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सिंपल था क्वेश्चन, लेकिन बहुत से बच्चे इस रिपीटेड रूट की वजह से कंफ्यूज भी हो गए होंगे। तो आपको बस लैंग्वेज में कंफ्यूज नहीं होना, वो इसी तरीके की लैंग्वेज को चेंज करने की कोशिश करता है, आपको वो डाइवर्ट करने की कोशिश करता है कि आप उसको ना वहां तक ना पहुंच पाए, वो देखना चाहता है कि आप उस चीज को समझ पा रहे हो नहीं। ओके, तो इस चीज को भी आपको देखना है। तो ये है, फिर इसमें 9th क्वेश्चन कह रहा है रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट दिस इन द लाइन y इक्वल्स टू -1 इज, बताओ y इक्वल्स टू -1 में इसका रिफ्लेक्शन पॉइंट क्या होगा। तो इस तरह की कंडीशन है, आप नहीं सोच पा रहे हो कुछ भी, तो आप क्या बनाओ, एक ग्राफ बनाओ रफ, जिसमें y की वैल्यू -1 लेनी है अगर, तो कहां पर होगी, 2 लिया हमने, 3 लिया, ये यहाँ पर -1 -2 और -3 लिया। ओके, यहाँ पर हमने क्या लिया, -1 और -2 और सॉरी प्लस क्या होंगे इधर, तो इधर होंगे माइनस के, -1 -2 और -3। अब कह रहा है कि ये जो पॉइंट है 1, -2, इसका y इजिकल्स टू माइनस लाइन, y इजिकल्स टू -1 लाइन कहाँ बनेगी, ये हमारी y इजिकल्स टू -1 लाइन है। ओके, ये हमारी y इजिकल्स टू -1 लाइन, ये y इक्वल्स टू -1 लाइन है। ये पॉइंट कहाँ है, 1, -2, 1, -2, पहले x एक्सिस पे जाना है 1, पहले x एक्सिस पे जाना, ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं, ओरिजिन से x एक्सिस पे गए 1, फिर जाना है आपको -2, तो -2 कहाँ है हमारा, ये y की तरफ, ये पॉइंट है हमारा 1, -2। ओके, ये 1, -2। अब ये कह रहा है कि इसका रिफ्लेक्शन, इस पॉइंट का इस लाइन के अलोंग रिफ्लेक्शन मीन्स अगर यहाँ पर मिरर है, यहाँ पर खड़ा है, तो इसकी रिफ्लेक्शन इधर आएगी, इसका रिफ्लेक्शन इधर आएगा, बिल्कुल क्या होगा, सेम डिस्टेंस होगा, जैसे ये डिस्टेंस जितना है ना उसी सेम डिस्टेंस के पीछे यहाँ बनेगा, तो मतलब पॉइंट यहाँ आ रहा है हमारा, क्योंकि देखो ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना, 1 यूनिट, तो यहाँ पे 1 यूनिट डिस्टेंस है, बस यही पॉइंट इसका रिफ्लेक्शन पॉइंट है, जो होगा हमारा x की वैल्यू कितनी होगी, 1, x की वैल्यू 1 है, और y की वैल्यू x एक्सिस पे क्या होती है 0, तो 1, 0 इसका क्या आ रहा होगा, रिफ्लेक्शन पॉइंट आ रहा होगा। सिंपल है बिल्कुल। ओके, इसके रिफ्लेक्शन के लिए हमने रिवीजन वीडियो चल रहा है ना, रिवीजन वाला सेक्शन जो चल रहा है उस वाले उनको देख लो आप, उसमें हम कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, बिल्कुल प्योरली कॉन्सेप्ट की बात चल रही है, उसमें आप उसे देख लोगे ना तो उसमें सब चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको। 10th वाले में द फोर्थ वर्टेक्स डी ऑफ ए पैराग्राम ABCD whose 3 vertices are ABC is, ये कह रहा है कि फोर्थ वर्टेक्स डी बताना है पैराग्राम का। इसको इस तरह का क्वेश्चन भी हमने आपको बताया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला, इसमें ये रिफ्लेक्शन वगैरह पार्ट में आ जाता है। वैसे तो 9th क्लास में आ जाता है क्वेश्चन की, तो फोर्थ वर्टेक्स डी बताओ पैराग्राम ABCD का होस 3 वर्टिसेस हमें गिवन है, तो बताओ इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगाते हैं, इसमें लगाते हैं मिड पॉइंट थ्योरम वाला कॉन्सेप्ट। मिड पॉइंट थ्योरम वाला कॉन्सेप्ट कैसे लगेगा इसमें, देखो तो सेक्शन फॉर्मूला एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला में आते हैं ये वाले क्वेश्चन 10th में। ये कह रहा है कि भाई ABCD क्या है हमारे पास, पैराग्राम है, इसके 3 वर्टिसेस गिवन है ABC, इनके वैल्यू है -2,3, B की वैल्यू है 6,7 एंड C की वैल्यू कितनी है 8,3। आपको फोर्थ वर्टेक्स D बताना है क्या होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम करते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज। कैसे, देखो कि अगर हम इनके डायगोनल्स को ज्वाइन करते हैं, यहाँ से इसके डायगोनल को यहाँ ज्वाइन, ये 2 डायगोनल किए, और आपको पता है कि पैराग्राम के जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं मीन्स ये वाला पार्ट इसके और ये वाला पार्ट इसके इक्वल होगा, और यहाँ पर ये अगर हम O पॉइंट इंटरसेक्शन ले लेते हैं। अब अगर हम AC का मिड पॉइंट निकालें, AC का जो मिड पॉइंट होगा O, वो कैसे निकलेगा हमारा, वो कैसे निकलेगा x1 + x2, x1 + x2 और डिवाइड बाय 2, और y1 + y2 डिवाइड बाय 2, यही होगा। अब इसको हम किसके इक्वल रख सकते हैं, इसके मिड पॉइंट के। अब इसके कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता है, इसके x और y लेट कर लो। ओके, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्या ये भी O ही है हमारा, तो O के कोऑर्डिनेट इक्वल होंगे यहाँ पर, तो ये भी O ही पॉइंट है हमारा, दोनों इक्वल होंगे। इसमें ये x1 + x2, आप इसे x1 x2 भी लेट कर सकते हो, ठीक है। तो x + 6 डिवाइड बाय 2, और यहाँ पर y + 7 और डिवाइड बाय 2, बस ये करना है आपको। अब आपको पता है कि 2 कोऑर्डिनेट अगर इक्वल है तो उनकी x वाली वैल्यू x के इक्वल और y की वैल्यू y के इक्वल पुट करते हैं। अब देखो इन दोनों को सोल्व करेंगे हम, कितना आएगा, इन दोनों को हम सोल्व कर लेते हैं। तो अगर हम इन दोनों को सोल्व करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा हमें क्या, यहाँ पर क्या मिल रहा है हमें, देखो 6 आ रहा है और यहाँ पर आ रहा है 2। ओके, यहाँ 3 और 3 6 और ये डिवाइड बाय 2, दोनों ही मीन्स कोऑर्डिनेट सेम आ रहे हैं हमारे। हो सकता है ऐसा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, x और y की वैल्यू सेम आ जाए। अब इसमें हम रखेंगे x + 6 डिवाइड बाय 2 एंड यहाँ पर क्या है हमारा y + 7 और डिवाइड बाय 2। नाउ अब हम क्या करेंगे इसमें कि 2 से डिवाइड किया 6 को, तो 3 यहाँ पर 3 और यहाँ पर क्या हो गया हमारा, ये आ गई वैल्यू। अब आप इसको कंपेयर करेंगे x वाली वैल्यू को x के साथ एंड y वाली वैल्यू को y के साथ,
मीन्स कि आप 3 को किसके इक्वल पुट करोगे, यहाँ पर 3 इक्वल्स रखोगे x प्लस 6 डिवाइड बाय 2, 2 इधर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में 6x प्लस 6 इधर आकर माइनस हो रहा है तो x की वैल्यू क्या आ रही है हमारी 0, y की वैल्यू भी सेम एज इट इज फाइंड करेंगे हम। इसमें कैसे फाइंड कर सकते हैं y की वैल्यू, y की वैल्यू के लिए क्या करेंगे हम, y की वैल्यू के लिए कर सकते हैं क्या कि आप क्या कर लो 3 को किसके इक्वल रखो y प्लस 7 डिवाइड बाय 2, 2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे 6 यहाँ y प्लस 7 को इधर करेंगे हम यहाँ पर क्या 6, 7 इधर आकर माइनस का 7 और ये आ जाएगा माइनस का 1 इक्वल्स टू y, तो x और y की वैल्यू क्या आ रही है 0, -1, ऐसा कोई ऑप्शन है 0, -1, 0, -1 ये ऑप्शन है और यही हो गया हमारा आंसर इसका। तो देखो ऐसे करना था आपको ये सिंपल क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आप कब कर पाते, जब आपको कॉन्सेप्ट आपने किया होता और हमने इस तरह के क्वेश्चन आपको मार्क कराए हैं इंपॉर्टेंट में, और ये वही क्वेश्चन है। ओके, बस इसमें ये ऑप्शन दे रहा है, क्वेश्चन वही है, बस इसमें ऑप्शन दे रहा है। तो एमसीक्यू ऐसे ही आते हैं हमारे सिंपल, तो आपको डरने की बात नहीं है कोई भी। आगे के एमसीक्यूज देखते हैं, इसमें 10th तक हो गया हमारा, 11th वाला देखेंगे। इसमें 11th में क्या रखा है 75th टर्म ऑफ एन एपी बताना है आपको। अगर ये एपी ये दे रखी है आपको, तो 75th टर्म के लिए फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, अगर आपको 75th टर्म फाइंड करना है तो A75 किसके इक्वल होगा हमारा A प्लस 74D, डायरेक्ट हम लगा देते हैं। इसमें एक यहाँ पर कम हो जाता है क्योंकि हमने इसका कंप्लीट फॉर्मूला आपको बताया था। AN का कंप्लीट फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, A प्लस n-1 इंटू डी। तो अगर हम n 75 है, 75 यहाँ रखेंगे तो 75 - 1 74 हो जाता है। तो बस सभी के लिए फॉर्मूला ऐसे हो जाता है। अगर वो 70th टर्म बोलता तो A प्लस 17th टर्म के लिए 69D करते हैं, अगर वो 25th टर्म बोलता तो A प्लस 24D करते हैं। समझ गए आप। अब A और D की वैल्यू कहाँ से आएंगी, इस AP से। AP का फर्स्ट टर्म ही हमारा A की वैल्यू होती है, ये हमारी A की वैल्यू होती है। D की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम, D की वैल्यू हम निकालते हैं A2 - A1 A3 - A2 एनी 2 सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस ही हमारा D होता है, और हमेशा आगे वाले में से, ठीक है, सक्सेसर में से प्रीसीजर माइनस करते हैं। तो आप इसमें से इसको माइनस कर लो या फिर इसमें से इसको माइनस कर लो, कुछ भी कर सकते हो। तो अगर आपने इसमें से इसको माइनस किया 6 1/2 में से माइनस किया 6, तो कितना आएगा देखो 6 1/2 का मीनिंग क्या है 12, 13/2 - 6। आप इसका एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 और यहाँ पर हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा 1/2। ओके, तो यहाँ पर डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2। ए की वैल्यू कितनी आ रही है 6 74 और डी की वैल्यू आ रही है 1/2। आप यहाँ पर 6 इसको कैंसिल करोगे 2 3 जा 6 2 7 जा 14, 6 ऐड कर दो कितना आ रहा है 43। तो इसका क्या आ जाएगा आंसर 43 आ जाएगा। सिंपल। ओके, सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल वाला क्वेश्चन है, कुछ भी टफ नहीं है इसमें। तो अब देखेंगे इसका 12th वाला पार्ट कह रहा है कि इफ रेडियाई ऑफ ए 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल किसको बोला जाता है, जो सर्कल सेम सेंटर, जिनका एक ही सेंटर होता है। जैसे मैंने एक सर्कल ये ड्रॉ किया, इसका सेंटर ये है, और दूसरा भी सर्कल क्या उसका भी सेंटर ये है, ठीक है, दूसरा सर्कल ड्रॉ किया उसका भी सेंटर यही है। तो इन दोनों को क्या बोलेंगे हम, कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलेंगे, ये है इसमें। अब ये कह रहा है कि एक सर्कल इसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर है, दूसरे की 5 सेंटीमीटर है, देन द लेंथ ऑफ ईच कोड ऑफ वन सर्कल विच इज टेंजेंट टू द अदर सर्कल। मतलब वही है कि ये भी बुक का क्वेश्चन है कि उस सर्कल का कोड बताओ जो अदर सर्कल के लिए टेंजेंट है। जैसे अगर बड़े वाले सर्कल का कोड है ना ये, तो ये छोटे वाले सर्कल के लिए क्या है, टेंजेंट। तो इसकी लेंथ बतानी है आपको। सिंपल है कि अगर हम इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो सेंटर से कोड पर अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ओके, थ्योरम में किया था हमने सर्कल वाली में। अब टेंजेंट और सर्कल वाली में किया था हमने, टेंजेंट और सर्कल चैप्टर में यही चीजें बताई गई हैं, ये तो 9th में आ जाती है। ओके, तो अब इनको अगर हम ज्वाइन करते हैं, देखो ये वाली क्या है, ये बड़े सर्कल की रेडियस है तो ये 5 हो जाएगी, ये छोटे सर्कल की रेडियस है ये 4 हो जाएगी, ये 4 5 और ये 3 आएगा, ट्रिपलेट होता है हमारा। आप इसमें यूज कर सकते हो पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस के स्क्वायर। अगर आपने हाइपोटेनस 5 ली है, परपेंडिकुलर 4 लिया है, तो बेस कितना आएगा 3। कैसे आएगा, आप क्या कर सकते हो 5 का स्क्वायर 25 और 4 का 16 प्लस यहाँ पर क्या करेंगे आप बी स्क्वायर, 16 को इधर माइनस कर देंगे, यहाँ पर बी स्क्वायर 16 माइनस करेंगे कितना आएगा 4 और 5 9 इक्वल्स टू बी स्क्वायर। बी स्क्वायर हटाएंगे यहाँ से तो रूट आएगा, और यहाँ पर बी की वैल्यू आ रही है 3। ओके, बी की वैल्यू 3 आ रही है, तो 3 यहाँ है तो 3 यहाँ है, तो 6 है। कोड कितनी हो जाएगी, ए बी अगर हम कोड लें तो 6 आएगा। तो आप इसकी कोई भी कोड बना लें जो दूसरे के लिए टेंजेंट है, वो 6 ही आएगी आपकी। ओके, तो यही कह रहा है कि ईच कोड ऑफ, तो आप ईच कोड क्या सारी इनफाइनाइट कोड हो जाएंगे इसमें, तो ऐसे तो सभी थोड़ी ना फाइंड करने हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये जो
इसकी लेंथ होगी ना, और बनने वाली जितने भी कोड हैं जो इस पर टेंजेंट होंगी छोटे वाले सर्कल पर, वो सभी 6 सेंटीमीटर की होंगी। ओके, नेक्स्ट देखेंगे 13 वाले क्या कह रहा है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल इफ एंगल AOB, अगर एंगल AOB कितना है 90 है। ओके, एंड ABC कितना है, ABC है 30 डिग्री। देन CAO की वैल्यू बताओ, बता सकते हैं आप, बताओ क्या कर सकते हैं, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगाएं जो इसमें आप यूज कर सकते हो। देखो अगर हम सेंटर वाली कोई प्रॉपर्टी यूज करते हैं, अब देखो अगर हम इसे यहाँ से ज्वाइन कर लेते हैं ना, जितना एंगल ये होगा उतने एंगल ये होगा, क्योंकि ये रेडियस ऑफ सर्कल है। क्या आप ये वाला एंगल फाइंड कर सकते हो? देखो क्या आप ये वाला फाइंड कर सकते हो या नहीं? क्या यूज करें हम इसका, कि अगर हम इसको देखें एंगल सबटेंड एट, क्या देखें हम यहाँ पर ये वाला पार्ट देखें कि एंगल जो सबटेंड करती है आर्क सेंटर पर और अदर पार्ट जो होता है हमारा, तो मीन्स ये वाला एंगल तो हमारा 45 होने वाला है। क्यों? एंगल एट सेंटर और रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस, ठीक है, तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ ए सर्कल, तो ये 45 हो जाएगा, क्योंकि सेंटर पर बनने वाला एंगल ट्वाइस होता है सर्कमफ्रेंस बनने वाले एंगल के। अब ये 45 है, ये 30 है, तो आप इस पूरे एंगल को फाइंड कर सकते हो। ठीक है, ये 45, ये 30, इस ट्रायंगल में देखो ABC में, अगर आप देख रहे हो सिर्फ इस ट्रायंगल में ABC में, ठीक है, तो आप एंगल C और प्लस ये कंप्लीट एंगल CAB की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो, और प्लस एंगल ये हमारा B जो आ रहा है छोटा वाला जो B, जिसको हम ABC भी बोल सकते हैं, इन तीनों का सम 180 होगा। ये C की वैल्यू 45 आ रही है, प्लस ये वाला एंगल हम यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं CAB, मीन्स ये पूरा कंप्लीट एंगल फाइंड कर सकते हैं। ये कितना हो जाएगा, ये 30 है, ये 45 30 इधर आकर क्या हो जाएगा हमारा, ये 45 30 इधर आकर क्या हो जाएगा 75। ओके, 75 हो जाएगा, तो कितना होगा ये 75 माइनस करेंगे 105। अब ये पूरा 105 आ गया। अगर आप इसमें से ये वाला माइनस कर देते हो वाला पार्ट, तो ये वाला आ जाएगा। अब ये वाला पार्ट होगा कितना, 90 है 30 है, तो ये वाला कितना होगा हमारा, ये 60 होगा। अब आप इसमें से 60 माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा, अगर हम 60 माइनस कर रहे हैं तो 60 माइनस कर रहे हैं तो इसमें बच रहा है हमारा 45। ओके, तो ये वाला एंगल हमारा कितना हो जाएगा 45 का हो जाएगा। ये है हमारा सिस्टम। पर इसमें अगर हम देखते हैं कि भाई 45 हो रहा है ये, लेकिन यही वाला एंगल 45 हो रहा है, एंगल तो ये वाला 45 होना चाहिए था ना, क्योंकि ये जो एंगल होगा हमारा ये 60 आ रहा है ना। अगर ये 60 आ रहा है और आप क्या करते हो इसमें से 105 में से 60 माइनस करते हो तो कितना आ रहा है हमारा 45 ही आ रहा है, एंगल तो 45 ही आ रहा है ये वाला। पर ये तो यहाँ पर ही 45 आ गया हमारा, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो सर्कल की रेडियस है भी नहीं हमारी, ये तो सर्कल की, इसका मीन्स ये वाली क्या है, ये रेडियस है इसके लिए। ऐसा होगा, इसमें पॉसिबिलिटी 45 इसका आंसर आ रहा है अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर, और 45 इसमें ऑप्शन में है भी। ओके, और इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें यहाँ पर 90 बन रहा है ये, ठीक है, यहाँ 90 बन रहा है तो ये 45 बनेगा यहाँ पर। ओके, ये 45 है, सही है। अब ये 45 है और ये वाला 30 है, तो आप क्या कह सकते हो, इसको डायमीटर बोल सकते हो क्या? डायमीटर क्या, डायमीटर तो ये तब होता, ये डायमीटर कब होता जब यहाँ पर ये एंगल 90 बनना होता है, यहाँ एंगल 90 भी नहीं है। प्रॉब्लम तो इसमें आ रही है अभी भी, ठीक है। एक बार इसे और दोबारा से रीचेक करते हैं। देखो इसमें मैं एक मिस्टेक कर रहे हैं यहाँ पर, क्या कि देखो 90 ये वाला एंगल है, ठीक है, ये जो एंगल दिया है ये तो हमें 30 गिवन किया है, ठीक है, ये 30 है, ये तो 45 होगा, ये भी सही बात है, ये 105 होगा, ठीक है, ये 45 नहीं होगा, ये वाला एंगल जो हमें कौन सा एंगल फाइंड करना था, CAO फाइंड करना था ना, CAO, ये 45 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा 45? देखो आप ये पूरा 105 आ रहा है, ये 90 यहाँ पर है, 60 नहीं फाइंड कर सकता आप, क्योंकि ये पूरा कितना नहीं है, ये पूरा नहीं है हमारे पास क्या एंगल, ये हमारे पास 30 है। अब देखो ये दोनों एंगल होंगे हमारे इक्वल। अगर हम इस ट्रायंगल में देखें AOB में, इन ट्रायंगल देखें हम AOB में, तो अगर 45 अगर आपने लगाया होगा तो वो गलत है आंसर, ठीक है। तो AOB में क्या है हमारा, ये दोनों एंगल इक्वल है, तो इनको अगर हम एक्स एक्स ऐड करते हैं तो ये 45 आ जाएंगे। ओके, ये क्या होंगे 45। अब ये इक्वल क्यों है, क्योंकि रेडियस ऑफ सर्कल है, तो ये 2x है, ये 90 हो जाएगा इधर आकर माइनस। ओके, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45। इसका मीन्स ये वाला एंगल 45 होगा, और ये वाला एंगल 45 है ना, अगर ये वाला एंगल 45 है तो इसमें से 45 माइनस करेंगे, 45 माइनस करेंगे तो इसका आंसर 60 आएगा। आंसर आएगा इसका 60 करेक्ट। ओके, और 60 आ भी रहा है इसका आंसर। अगर हम और दूसरे वे में देखें कैसे आ रहा है 60, देखो आप सिंपल है कि अगर आपको ये दे रखा ना, आपको इतना ही करना ही नहीं है, जो हमने किया है ना इतना भी नहीं करना आपको। सिंपल आपको देखना था कि अगर आपका ये सर्कल कुछ इस टाइप से था, सिंपल अगर हम देखें आपको
इस चीज़ में, और इसमें 90 दे रखा था हमें। ओके, यहाँ पर ये इस पार्ट में ये है हमारे पास, देखो ये 90 गिवन है और ये हमें गिवन है 30 डिग्री, ABC फाइंड करना था हमें ये एंगल। अब देखो आप इस वाले सेगमेंट से देखें, हम इस वाले कोड से ये एंगल बन रहा है और इसी से सेंटर पे बन रहा है। अगर इसी से हम सेंटर बना देते हैं तो ये 30 है, 60 होगा, और ये 60 है। ये दोनों रेडियस क्या है हमारी, ये रेडियस ऑफ सर्कल है, दोनों इक्वल है, तो ये दोनों एंगल इक्वल आएंगे। अब ये x और ये 60, तो ये 60 तो आएगा। अगर ये x और ये 60 लेंगे, हम तीनों का सम 180 लेते हैं, तो x और x 2x, 60 इधर आकर माइनस कितना हो जाएगा 120, और x की वैल्यू आ गई 60, तो ये दोनों एंगल 60 के तो आते हैं 60 आंसर है इसका। ओके, ये है। तो आप एकदम से नहीं लगा देना है, आपको उसमें देखना है कि हम सही कर रहे हैं या फिर नहीं। ओके, अब करेंगे हम इसका 14th पार्ट। 14th पार्ट में देखो क्या कह रहा है। 14th पार्ट सिंपल है, बिल्कुल कह रहा है कि इन अ ट्रायंगल ABC इफ DE पैरेलल्स टू BC देन आपको बताना है इनमें से क्या करेक्ट है। तो अगर हम एक ट्रायंगल लेते हैं जिसमें हमने क्या किया है, ABC इसको लिया है और DE किसके पैरेलल है, BC के पैरेलल है, और इसमें दिया भी होना चाहिए था कि D और E किसके पॉइंट है, AB और AC के पॉइंट है। इसने आगे दिया होगा, क्योंकि हमें नहीं मिला तो फिर हमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। ओके, अभी कह रहा है कि बताओ इसमें से क्या होगा। तो आपको पता है कि अगर ये पैरेलल है तो ये एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, और ये एंगल तो कॉमन है ही इस छोटे के लिए भी, इस बड़े के लिए भी। इसका मीन्स ये दोनों ट्रायंगल होंगे हमारे सिमिलर। ADE किसके सिमिलर होगा, ट्रायंगल ABC के। ओके, ADE इसके ABC के। अब AD और AB का रेशियो किसके इक्वल होगा, DE और BC के, और ये किसके इक्वल होगा, AE और AC के। ये है इसमें हमारा। देखो इसमें से कौन मैच कर रहा है, AD और AB, AD और AB, DE और BC। D के नीचे BC होना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है, D के नीचे BC नहीं है। फिर AD AB, AD AB, AE AC, AE AC और DE और BC, यस यही वाला है। और दूसरा भी देखो, AD AB, AD के नीचे AB सही है, AE के नीचे AC, लेकिन BC ऊपर दे रखा, DE नीचे दे रखा है। या तो वो वाले जो हम पार्ट लेने से AD AE यहाँ पर ऊपर है, तो यहाँ पर DE भी ऊपर होना चाहिए, तो ये भी नहीं है इसलिए। ओके, इसको देखें हम AD AC, AD AC, AD के नीचे तो AC होगा नहीं, तो इसका मीन्स C वाला पार्ट बिल्कुल हमारा करेक्ट है। तो इस तरीके से अदर ऑप्शंस भी आपको देख लेने हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर 15th, ये लास्ट हमारा MCQ है। और देखो ये गिवन किया हमें प्रोबेबिलिटी से। अब प्रोबेबिलिटी से देखो कि एक कार्ड है जिसको ड्रॉन किया गया है वेल सफल। अब कार्ड की भी नॉलेज होनी चाहिए। कार्ड के लिए हमने आपको बताया था कि कार्ड के किस तरीके का क्या सिस्टम होता है कार्ड के लिए। तो कार्ड वाली वीडियो देखने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उसके चैप्टर नंबर 25 में चले जाना, सबसे नीचे मोर पे क्लिक करोगे, अगेन मोर पर क्लिक करोगे, सबसे नीचे चले जाना, प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर देखना। उसमें आपको पता चल जाएगा कि क्या कार्ड वगैरह का सिस्टम है, सब चीजें बता रखी हैं। अब देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस कार्ड, अभी कह रहा है कि एक कार्ड आपको सिलेक्ट करना है। एक कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल पैक ऑफ 52 कार्ड, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस कार्ड बीइंग अ किंग और अ जैक। अब ये किंग और अ जैक, किंग एंड अ जैक, इस तरीके से और एंड वाले का क्या सिस्टम है ये बताया था। और का मतलब है यूनियन, मतलब आपको दोनों ही कार्ड लेने हैं, किंग और जैक के भी। अब बताओ जैक के कितने कार्ड होते हैं। जैक का मीन्स होता है J, 4 कार्ड होते हैं सभी में, ठीक है, सभी में 4 कार्ड होते हैं, ब्लैक वाले में भी और किसमें, रेड वाले में। ब्लैक वाले कौन कौन सा है, ब्लैक वाला एक तो ये है हमारा स्पेड का कार्ड, ये ब्लैक वाला होता है, और एक क्या है हमारा क्लब, ये क्लब होता है हमारा ब्लैक में। ये दोनों होते हैं ब्लैक के, इसमें भी 13 कार्ड, इसमें भी 13 कार्ड। ऐसे ही रेड वाले का एक तो डायमंड होता है और एक क्या होता है, हार्ट होता है, ये रेड वाले हैं। ओके, अब इसमें जैक कितने होते हैं, सभी के जैक एक एक जैक होता है और एक एक क्या होता है, किंग। ओके, आपको कह रहा है कि इनमें से एक कार्ड लेना है, 52 कार्ड में से एक सिलेक्ट करना है, और वो क्या होना चाहिए, या तो किंग का या फिर जैक का, मतलब इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो हम क्या लेंगे, इन 4 कार्ड में से कोई भी एक ले सकते हैं। ये फेवरेबल आउटकम्स है, मीन्स 8 कार्ड। नीचे कितना है 52, आप कैंसिल करोगे 4 से, 4 2 जा 8 और 4 से 4 1 जा 4 3 जा, मीन्स आएगा 2/3, 2/13 इसका आंसर होता। अगर ये कहता एंड, तो एंड का मतलब जो इन दोनों में कॉमन कार्ड होता उसको ही हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें हमारा देखो इन दोनों में से कोई भी कॉमन नहीं है। अगर कॉमन कार्ड पूछता है, वो कॉमन आता ही नहीं, फिर तो प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है अगर वो एंड कह देता है यहाँ पर। इस बार इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 8/52। तो और का आपको सिस्टम समझ जाना, और का मतलब आपको वो दोनों कार्ड लेने हैं और उनमें से आपको कोई भी कार्ड सिलेक्ट करना है। तो आप इनमें से, इसमें 8 चांसेस है हमारे पास, इसमें से हम कोई भी है, तो टोटल कितने में से, 52 में से। ओके, तो ये है हमारी प्रोबेबिलिटी 2/13। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे, इंपॉर्टेंट MCQs। इसी टाइप से हम आपको अलग अलग
जो MCQs वीडियोस हैं या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस तरीके से बताते रहेंगे। अभी हमारा रिवीजन चल रहा है कि रिवीजन, जिसमें हम रिवीजन चैप्टर्स करा रहे हैं। अगर आप उन सीरीज को नहीं देख पा रहे हो तो आप उन्हें प्लीज़ देखें, क्योंकि उसी में ही सब चीज़ें हैं जिसमें हम बता रहे हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें। ओके, कि आपको किस तरीके से कॉन्सेप्ट को याद रखना है, कैसे आपका क्वेश्चन आते हैं। ओके गाइज, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इसी तरीके से सपोर्ट करते रहें। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।